Today we will study breathing and exchange of gases in 10 minutes. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जितने भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फूड है, उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है टू द सिंपल फॉर्म सो दैट वी कैन इजिली एब्जॉर्ब दैट. उसके लिए सेल यूटिलाइज करता है ग्लूकोज अमीनो एसिड को टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन. ये हमारा ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ के और CO2 निकलता है जो एक्सेल कर देते हैं, वाटर अवेलेबल होता है और एटीपी हम फॉर्म कर लेते हैं. ब्रीथिंग NCERT में mentioned है, breathing is also commonly known as a respiration. Breathing has two parts: inhalation, that is inspiration, intake of air, and exhaling of air. कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में? तो ब्रीथिंग को ही हम कॉमनली कॉल्ड कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन. फर्स्ट process is breathing, then the external respiration यानी exchange of gases between the alveoli and the pulmonary capillary. फिर हम ट्रांसफर करते हैं उस गैस को वाया ब्लड. देन इंटरनल रेस्पिरेशन होती है यानी टिश्यू लेवल पे रेस्पिरेशन होती है. फिर उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज कॉल्ड एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो हैबिटाट और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हैबिटाट कि अगर वो वाटर में रहता है जैसे कि फिश तो वो गिल्स से रेस्पिरेशन करेगा और ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. जबकि अगर वो लैंड पे है तो वो लंग्स का यूज करेगा और विच इज कॉल्ड एज अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन. जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हम आते हैं तो एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे कि सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नाम के कुछ लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर लेवल पे पॉरीफेरा जो होता है स्पॉन्जेस होते, पॉरीफेरा आता है स्पॉन्जेस. फिर टिश्यू पे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ऑर्गन पे प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केहेल्मिन्थेस. इनमें सिंपल बॉडी डिफ्यूजन होता है. देन कम्स द एनालिड्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्थवॉर्म जो होता है वो मोइस्ट क्यूटिकल से अपना रेस्पिरेशन करता है. आर्थ्रोपोड्स में हमारे गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम जैसे कॉकरोच में, और मोलस्क्स में गिल्स, फेदर लाइक गिल्स होती है. इकाइनोडर्माटा में ट्यूब फीट और हेमिकॉर्डेटा में गिल्स. कॉर्डेटा में वेरियस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे कि फिश में गिल्स, एम्फीबियंस में गिल्स, लंग्स, स्किन, बकल कैविटी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एप्स एंड मैमल्स में लंग्स होता है. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और नेयर्स, जो कि एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है अबव द अपर लिप. फिर हम जाते हैं नेजल चैम्बर में. ये पूरा नेजल चैम्बर होता है, ये पूरा नेजल चैम्बर होता है. देन कम्स द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स. इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स आता है. फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है दोनों फूड और एयर के लिए. लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज अ साउंड बॉक्स, जो कि कार्टिलेजेस के बने हुए होते हैं और इसका एक कार्टिलेज होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि ग्लॉटिस को कवर करके रखता है ड्यूरिंग द फूड स्वेलिंग, ताकि खाना जो है वो एयर पाइप में ना जाए. फिर आता है ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप या एयर पाइप बोलते हैं, जो कि इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स होते हैं इसमें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इनकम्प्लीट कहाँ होता है? इनकम्प्लीट डॉर्सली होता है. क्यों? क्योंकि वेंट्रली यहाँ पे प्रेजेंट होता है ईशोफेगस. प्राइमरी ब्रोंक, फिर ट्रैकिया जो है वो टी फिफ्थ पे वो डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाइज में. देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. इसके बाद हमारा आ जाता है एल्वियोलर डक्ट और फिर आता है एल्वियोलाई. तो कार्टिलेजनस रिंग जो होता है वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होता है. एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलाई. एल्वियोलाई जो होता है वो मेन और साइट होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देयर आर 300 मिलियन एल्वियोलाई इन टोटल, बोथ लंग्स कंप्राइज करते हैं. यहाँ पे 3 लेयर होते हैं किसी भी एयर के डिफ्यूजन के लिए. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि एल्वेओलाई का, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर, और एंडोथीलियम पल्मोनरी कैपिलरी का होता है. तो अगर क्वेश्चन है कि कितने सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो हो जाएंगे 2. लेकिन अगर क्वेश्चन है कि टोटल कितने लेयर्स होते हैं तो वो 3 होते हैं, क्योंकि एक जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नॉन सेल्यूलर होता है. ये होती है हमारी डिफ्यूजन बाउंड्री. फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला जो होता है वो होता है कंडक्शन जोन, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. इसका फंक्शन है एयर को कंडक्ट करना, एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाना, एयर की ह्यूमिडिफिकेशन करना और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना विद द हेल्प ऑफ म्यूकस. एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी जोन जो है ये मेन पार्ट होता है जहां पे मेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है, जहां पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. फिर हमारे पास जो लंग्स है वो 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है, जो कि थोरेसिक चेंबर में प्रेजेंट होता है. राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स. राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है और वो स्लाइटली अबव प्रेजेंट होता है.
जो हमारा हार्ट होता है ना वो टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, जिसकी वजह से देयर इज अ कार्डियक नॉच इन लेफ्ट लंग्स। फिर जो होता है हमारा लंग्स वो कवर्ड होता है दो मेम्ब्रेन से। प्लूरल मेम्ब्रेन जो बाहर वाला होता है उसको हम पैराइटल प्लूरल बोलते हैं, और अंदर वाले को हम विस्ट्रल प्लूरल बोलते हैं। जैसे हम अंदर वाले ऑर्गन्स को विस्ट्रल ऑर्गन्स बोलते हैं, वैसे ही अंदर वाले लेयर को विस्ट्रल प्लूरा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हमारा जो थोरेसिक चेम्बर है वो एयर टाइट चेम्बर होता है। thoracic chamber is a airtight chamber। और एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनी चेंज इन द thoracic chamber, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए एनी चेंज इन द thoracic chambers वॉल्यूम, हमको thoracic chamber की वॉल्यूम को के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पल्मोनरी वॉल्यूम। जो हमारा थोरेसिक चेम्बर है वो बना कैसे होता है, तो डॉर्शली हमारा वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, वेंट्रली स्टर्नम, और लेटरल में रिब्स प्रेजेंट होते हैं, और नीचे से हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम एक फेरिक मसल्स होता है, ये डोम शेप्ड का होता है इन नॉर्मल स्टेट। फिर हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कि कौन कौन से मसल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग में। तो सबसे पहले तो हमारा सबसे मेन मसल डायफ्राम, और फिर आता है ये इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच के जो मसल्स होते हैं हम इसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। इसमें वो जो पास में वाला है उसको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, और जो दूर वाला है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। फिर एब्डोमिनल मसल्स भी एक अच्छा पार्ट इन्वॉल्व करता है। प्रिंसिपल बिहाइंड द ब्रीथिंग क्या होता है कि एयर जो जब भी मूव करता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, और हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम को इंटरचेंज करके प्रेशर को चेंज करते हैं। नॉर्मल इनहेलेशन में क्योंकि हमको एयर जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, और हमें नॉर्मल इनहेल करना है, यानी लो प्रेशर पे हमको अपने लंग्स को रखना पड़ेगा। बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है तो लंग्स के प्रेशर को लो करना पड़ेगा। प्रेशर लो करने के लिए वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हम जब इनहेल करते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो बाहर आ जाता है, ताकि डॉर्शल और वेंट्रल में डॉर्शली और वेंट्रली वॉल्यूम बढ़ जाए। और जो हमारा डायफ्राम है वो डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, ताकि एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए। फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है जो कि हमारा डॉर्शल और वेंट्रली थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को बढ़ाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और हम इनहेल कर पाते हैं। सेम फॉर एक्सेलेशन, अगर हमें एक्सेल करना है तो बाहर का प्रेशर कम होना चाहिए और अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अंदर के प्रेशर को ज्यादा करने के लिए हमको वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, और वॉल्यूम को कम करने के लिए हम डायफ्राम को रिलैक्स करते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं, जिससे कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, और हम नॉर्मल एक्सेलेशन कर सकते हैं। अगर हमको फोर्सफुल एक्सेलेशन करना है या फोर्सफुल इनहेलेशन करना है तो उसके लिए एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज होता है। So we can increase the strength of our breathing, forcefully inhalation or exhalation, by using additional sets of muscles like internal intercostal muscles and abdominal muscles. Now, most important part is respiratory volumes and capacities. Breathing rate adults में 12 to 16 times per minute होता है। तो respiratory volume different types of volumes होते हैं that a person can inhale in different conditions. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं स्पाइरोमीटर के हेल्प से। स्पाइरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता, और ना ही वैसी कैपेसिटीज को मेजर कर सकता है जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूडेड हो। तो हम सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला हमारा वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मली इनहेल या फिर एक्सेल कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml है। तो एक बार में हम 500 ml नॉर्मली इनहेल या फिर एक्सेल कर सकते हैं। तो एक मिनट में कितना कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो कि अगर हम 500 को मल्टीप्लाई कर दे 12 to 16 टाइम से तो ये आ जाता है 6000 to 8000 पर ml पर मिनट। हम मिनट रेसिडुअल वॉल्यूम मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। फिर आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, मतलब हम फोर्सफुल इनहेलेशन में कितनी
एयर को इनहेल कर सकते हैं वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, जो कि होता है 2500 टू 33,000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कितना हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं वो होता है 1000 से 1100, और रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200, जो कि हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद भी रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होता है, सो दैट लंग्स कोलैप्स ना करे। रेसिडुअल वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द लंग्स कोलैप्स। फिर हमारे आते हैं कैपेसिटीज। कैपेसिटीज मतलब कुछ वॉल्यूम्स को मिलाते हैं, एडिंग वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, हमें रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज मिलती है। जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल। तो टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मली जो हम करते हैं वो तो कर ही सकते हैं, और आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो कि हम टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, इन दोनों को हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। फिर आता है एक स्टार कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया है तो उसमें हमारा टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी खत्म हो गया होगा, तो उसके बाद अगर हम नॉर्मल इनहेलेशन भी करेंगे तो हमें केवल टाइडल वॉल्यूम नहीं, टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ ईआरवी भी इनहेल करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब हुआ कि नॉर्मल एक्सहेलेशन, क्योंकि हम तो जनरली नॉर्मल ही एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं, तो उसके दौरान हमारे पास हमारे लंग्स में कितनी एयर प्रेजेंट होती है, तो कितनी, तो ईआरबी तो हमेशा प्रेजेंट, आरबी तो हमेशा प्रेजेंट होगा, और ईआरबी भी मोस्टली प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम हमेशा नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं। फिर आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब या तो हमने फोर्सफुल इनहेलेशन किया या फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद हम कितने टोटल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल या एक्सेल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या आता है? टाइटल वॉल्यूम तो हम इनहेल कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सपायरेटरी एक्सपिरेशन किया है फोर्सफुल, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम को भी हम इनहेल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। फिर आता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, कि हमारे टोटल लंग्स की क्या कैपेसिटी है। तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम को हम इनहेल कर सकते हैं, ईआरवी हमारा प्रेजेंट होगा, आईआरवी को हम इनहेल कर सकते हैं, और रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट होगा ही। तो ये हो गया हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी को हम ये भी बोल सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम।